Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to Coral Triangle, and the second issue is related to Lok Adalat and alternate disputes resolution system in India. And third issue is related to role of artificial intelligence in education. And fourth issue is related to Konkan exercise 2025. So let's discuss all the issues in detail. In this lecture, we will discuss the Coral Triangle. Coral Triangle is also known as the Amazon of the oceans. Coral Triangle, known as the Amazon of the sea, is on the tropical waters of Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, the Philippines, the Solomon Island, and Timor-Leste. कोरल ट्रायंगल जिसको अमेजोन ऑफ द सीज के नाम से जाना जाता है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, द फिलीपींस, द सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लेस्टे के ट्रॉपिकल वाटर्स के ऊपर बना हुआ है। कोरल ट्रायंगल इज द रिचेस्ट मैरीन इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। कोरल ट्रायंगल अर्थ पर एक रिचेस्ट मैरीन इकोसिस्टम फॉर्म करता है। कोरल रीफ्स आर द मोस्ट एंशिएंट एंड डायनामिक इकोसिस्टम्स ऑफ द ओशन वर्ल्ड। कोरल रीफ्स ओशन वर्ल्ड के मोस्ट एंशिएंट एंड डायनामिक इकोसिस्टम्स हैं। ड्यू टू द वार्म ट्रॉपिकल रीजन, कोरल्स also thrive in the Indian Ocean. These reefs provide sanctuary to a vast ocean ecosystem and also protect to the coastline from eroding. इंडियन ओशन में भी कोरल थ्राइव कर रहे हैं बिकॉज इंडियन ओशन वार्म है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। According to the status of coral reefs of the World 2020 report, the planet lost 14% of its coral between 2009 and 2018. Status of coral reef of World 2020 के अकॉर्डिंग 2009 से 2018 के बिटवीन पूरे अर्थ पर अबाउट 14% तक कोरल लॉस्ट हो चुके हैं। Scientists have warned that without drastic action to keep global warming to 1.5 degrees Celsius, 70 to 90% of live coral cover would be lost by 2050. साइंटिस्ट ने ये वार्निंग गिवन किया है, अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट नहीं करके रखा गया, 2050 तक अबाउट 70 टू 90% लाइव कोरल लॉस्ट हो सकते हैं। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोरल ट्रायंगल। हम देख सकते हैं जापान, मलेशिया, सोलोमन आइलैंड, फिजी आइलैंड, फिलीपींस, इन सभी कंट्रीज को ये कोरल ट्रायंगल कवर करता है। अबाउट कोरल ट्रायंगल, इट इज द रिचेस्ट मैरीन इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। कोरल ट्रायंगल अर्थ पर एक रिचेस्ट मैरीन इकोसिस्टम रखता है। द ट्रायंगल इज होम टू मोर देन 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल स्पीसीज। ये वर्ल्ड में पाए जाने वाले टोटल कोरल स्पीसीज का थ्री फोर्थ मीन्स अबाउट 75% कोरल रीफ यहीं पर मिलते हैं। अ थर्ड ऑफ ऑल रीफ फिश का अबाउट 33% यहाँ पर मिलते हैं। वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। 6 ऑफ 7 मैरीन टर्टल स्पीसीज टोटल 7 है, बट 6 इस कोरल ट्रायंगल के अंदर मिल जाते हैं। इट ऑल्सो सस्टेन द फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड्स ऑफ मोर देन 120 मिलियन पीपल। कोरल ट्रायंगल अबाउट 120 मिलियन पीपल के लिए फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड इंश्योर करता है। चैलेंजेस बिफोर कोरल ट्रायंगल के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? ग्रोइंग कार्बन एमिशन, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन एंड द एक्सेलरेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑल ड्राइविंग कोरल ब्लीचिंग, हैबिटेट लॉस एंड स्पीशीज डिक्लाइन, प्लेसिंग बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड कोस्टल कम्युनिटीज एट ग्रेव रिस्क। ये इसके बिफोर कुछ चैलेंजेस हैं। व्हाट आर कोरल्स, कोरल रीफ्स एंड कोरल पॉलिप्स? कोरल्स आर स्मॉल मैरीन एनिमल। कोरल मेनली स्मॉल मैरीन एनिमल होते हैं। द हार्ड टाइप ऑफ कोरल ग्रो विद द हेल्प ऑफ एल्गाई which gives it color and nutrients that help it form a sturdy stony skeleton. हार्ड टाइप ऑफ कोरल्स एल्गी के हेल्प से ग्रो करते हैं। एल्गी इन्हें कलर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है, एंड ये न्यूट्रिएंट्स इन कोरल्स को स्टडी स्टोनी स्केलेटन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। व्हाट आर रीफ्स?
Reefs form although the accumulation of hard corals make a vital ecosystem supporting an estimated 25% of ocean species. रीफ जो होते हैं वो हार्ड कोरल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से फॉर्म होते हैं जो कि वाइडल इकोसिस्टम बनाते हैं। 25% ऑफ ओशन स्पीसीज के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आर कोरल पोलिप्स? कोरल पोलिप्स आर टीनी एंड फ्लैशी सी एनिमोनीज दैट लिव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस एंड सी। कोरल पोलिप्स टीनी एंड फ्लैशी सी एनिमोनीज होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस एंड सी के अंदर लिविंग करते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरल्स स्मॉल मैरीन एनिमल होते हैं। रीफ जो होते हैं वो इसका एक्यूमुलेशन होता है। कोरल पॉलिप जो होते हैं वो टीनी एंड फ्लैसी सी एनिमोनीज होते हैं। वर्ड जुक्सान्थिलाई। Coral polyps live in shallow waters along with microscopic algae called zooxanthellae with which they share a symbiotic relationship. कोरल पोलिप जो होते हैं वो जूक्सनथिलाई जो कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं शैलो वाटर्स के अंदर, इनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। जूक्सनथिलाई एल्गी हैज photosynthesis abilities that feed the coral polyps with carbon compounds which give them energy. In return, the polyps provide protection to zooxanthellae. जुक्सान्थिलाइज जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस एबिलिटी रखते हैं और कोरल पोलिप्स को ये फीडिंग कराते हैं कार्बन कंपाउंड्स के साथ एंड इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न पोलिप जो होते हैं ये जुक्सान्थिलाई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हाउ कोरल रीफ्स फॉर्म्ड? कोरल रीफ्स किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं? कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड व्हेन द फ्रीली मूविंग लार्वा ऑफ कोरल्स अटैच देमसेल्व्स टू सेडिमेंट्री रॉक और हार्ड सरफेस नियर द कोस्टलाइन। कोरल रीफ्स तब फॉर्म होते हैं जब फ्रीली मूविंग लार्वा ऑफ कोरल्स अपने आप को सेडिमेंट्री रॉक और हार्ड सरफेस के साथ अटैच कर लेते हैं नियर द कोस्टलाइन। कोरल रीफ्स फॉर्मेशन प्रोसेस is undertaken with the help of several other processes like sedimentation, compaction, cementation and solidification of the skeleton of coral polyps. टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स इन इंडिया। इंडिया में कोरल रीफ्स के कौन कौन से टाइप होते हैं? इंडिया हैज थ्री मेजर टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। नंबर वन, फ्रिंजिंग रीफ evolve and develop near the continent and remain close to the coastline. फ्रिंजिंग रीफ जो होते हैं ये नियर द कोस्ट लाइन डेवलप होते हैं एंड कोस्ट लाइन के नियर ही कंटिन्यू बने रहते हैं। सेपरेटेड फ्रॉम द कोस्ट लाइन बाय स्मॉल शैलो लगून्स, मोस्ट कॉमनली फाउंड रीफ्स इन वर्ल्ड। फ्रिंजिंग रीफ मोस्ट कॉमनली फाउंड रीफ्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में। सेकंड, बैरियर रीफ फाउंड ऑफशोर ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऑफशोर में फाउंड होते हैं। यूजुअली रन पैरेलल टू द कोस्टलाइन एट सम डिस्टेंस। अ डीप एंड वाइड lagoon is located between the coastline and the barrier reef. Third, atolls formed on a mid-oceanic ridge, shaped circular or elliptically and are surrounded by sea on all four sides and have shallow waters in the center called a lagoon. एटॉल्स जो होते हैं ये मिड ओशनिक रिज में फॉर्म्ड होते हैं। ये सर्कुलर होते हैं एंड सी एंड ओशन से चारों तरफ से साउंड होते हैं। वेयर आर कोरल रीफ्स फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? कोरल रीफ्स इन इंडिया आर फाउंड गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे के अंदर ये फाउंड होते हैं। अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, कोस्ट ऑफ केरला में ये फाउंड होते हैं। व्हाट आर द आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर कोरल्स टू ग्रो? कोरल्स के ग्रो होने के लिए आइडियल एनवायरमेंट कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन, क्लियर वाटर। ब्यूटीफुल कोरल पॉलिप्स डेवलप्ड इन क्लियर वाटर्स। Clear water give passage of sunlight to the algae that help in photosynthesis lead to sustains their life. ब्यूटीफुल कोरल पॉलिप्स क्लियर वाटर में डेवलप होते हैं। क्लियर वाटर एल्गी के लिए सनलाइट का पैसेज क्लियर करता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है सो दैट कोरल्स के लाइफ को सस्टेन किया जा सके। नंबर टू, शैलो वाटर्स। कोरल रीफ ग्रो इन शैलो पार्ट्स ऑफ द वाटर। द सरफेस ऑफ द रीफ शुड नॉट बी मोर देन 80 मीटर डीप फ्रॉम द water surface. The zooxanthellae need adequate sunlight for their photosynthesis process. कोरल रीफ्स वाटर के शैलो पार्ट में ग्रो होते हैं बिकॉज ओशन एंड सीज के अंदर जूक्सेंथिलाई एल्गी होता है और इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एडिक्वेट सनलाइट चाहिए। यही वजह है कि कोरल्स मोर देन 80 मीटर्स
के अंडर सर्वाइव नहीं कर सकते। कोरल वहीं पर सर्वाइव कर सकते हैं जहां पर वाटर सरफेस ओनली 80 मीटर डीप है। नंबर 3, वार्म वाटर। कोरल रीफ्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वार्म ओशनिक waters with average temperature 20 डिग्री सेल्सियस। कोरल रीफ्स 20 डिग्री सेल्सियस ओशनिक वाटर में ही सर्वाइव कर सकते हैं। Hence, coral reefs generally prevail on the eastern coast of continent, but in the case of India, this is not true as the eastern water are filled with high amounts of sediment matter. कोरल रीफ्स 20 डिग्री सेल्सियस वार्म वाटर के अंदर ही थ्राइव कर सकते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर कोरल रीफ जो हैं वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पार्ट में ही अवेलेबल है, बट इंडिया के केस में ये ट्रू नहीं है, बिकॉज इंडिया का जो ईस्टर्न वाटर है वो हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट मैटर से फिल्ड है। यही वजह है कि इंडिया में कोरल रीफ्स वेस्टर्न कोस्ट में मिल जाएंगे। नंबर 4, सैलिन फील्ड वाटर। सैलिन फील्ड वाटर में भी कोरल्स बेटर तरीके से थ्राइव करते हैं। सॉल्टी ओशन वाटर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स के डेवलपमेंट के लिए सॉल्टी ओशन वाटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। द पॉलिप्स एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम द वाटर्स टू प्रोटेक्ट देयर स्केलेटन, सो मिल्ड सैलिनिटी इज अ नेसेसिटी फॉर कोरल रीफ्स टू फ्लरिश। पॉलिप्स जो होते हैं वो अपने स्केलेटन को प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर्स है कुछ कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। यही वजह है कि मिल्ड सैलिनिटी कोरल रीफ्स के फ्लोरिश के लिए बहुत ही नेसेसरी है। नंबर 5, सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस। द सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस इज अ प्री कंडीशन फॉर सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कोरल पॉलिप्स स्केलेटन। कोरल पॉलिप स्केलेटन के सेडिमेंटेशन के लिए, कॉम्पैक्शन के लिए, सीमेंटेशन के लिए एंड सॉलिडिफिकेशन के लिए सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस प्री कंडीशनल है। नंबर 6, रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कोरल रीफ्स flourish in ocean waters because ocean waves support the constant supply of rich nutrients. Coral polyps multiply faster when supplied with nutrients. कोरल रीफ्स ओशन वाटर में बेटर तरीके से फ्लोरिश होते हैं बिकॉज ओशन वेव्स रिच न्यूट्रिएंट्स के कांस्टेंट सप्लाई को इंश्योर करती हैं। कोरल पॉलिप्स न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई वाले रीजन में मल्टीप्लाई तरीके से फास्टर तरीके से यहाँ पर ये इंक्रीज होते हैं। वाई इज द सर्वाइवल ऑफ कोरल एंड कोरल रीफ्स इम्पोर्टेंट टू मैरीन लाइफ। कोरल रीफ्स का सर्वाइवल मैरीन लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? कोरल्स आर इम्पोर्टेंट टू मैरीन लाइफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, overall health of the marine ecosystem is dependent on corals. Corals support a wide range of ecosystems, so they are called rainforest of the ocean. Corals provide a place to live for a huge variety of fish. These are a primary source of food in the marine ecosystem. Why is the survival of coral and coral reefs important to human? कोरल एंड कोरल रीफ का सर्वाइवल ह्यूमन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर 1, फूड सोर्स। फिश दैट लिव इन एंड अराउंड कोरल रीफ्स आर अ हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर बिलियंस ऑफ पीपल हु आर लिविंग ऑन कोस्ट लाइन। फिश जो कोरल रीफ के आसपास रहती हैं ये प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स होती हैं, बिलियन ऑफ पीपल के लिए फूड प्रोवाइड कर रही हैं। सम फिशिंग इंडस्ट्रीज आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द कोरल रीफ। बहुत सारे फिशिंग इंडस्ट्रीज हैं जो एंटायरली कोरल रीफ्स पर ही डिपेंड है। नंबर 2, कोस्टल प्रोटेक्शन। कोस्टल कोरल रीफ एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रोटेक्ट द कोस्टल एरियाज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ओशन वेव्स एंड करंट्स, ओशन स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। कोरल रीफ्स एक बैरियर के तौर पर वर्क करते हैं जो कि ओशन वेव, करंट्स, ओशन स्टॉर्म एंड साइक्लोन से पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं। एज इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ साइक्लोन इन इंडिया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, दीज नेचुरल बैरियर्स हैव बिकम एक्सेसिवली इम्पोर्टेंट। इंडिया में जिस तरह से साइक्लोन इंक्रीज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, कोरल रीफ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नंबर 3, टूरिज्म। मोस्ट ऑफ द जीडीपी ऑफ कंट्रीज विद कोरल रीफ्स इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर ड्यू टू दीज ब्यूटीफुल कोरल। इन ब्यूटीफुल कोरल की वजह से ज़्यादातर कंट्रीज की जीडीपी रीफ इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड है और बिकॉज वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर बहुत ही बेटर तरीके से ग्रो कर रहा है और जीडीपी में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी विच एस्टिमेटेड दैट द वैल्यू ऑफ कोरल रीफ्स वाज
10 billion and the direct economic benefit were approximately $360 million per year. एक स्टडी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में अवेलेबल कोरल रीफ का जो वैल्यू है वो $10 बिलियन है एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट पर ईयर जो मिल रहे हैं वो $360 मिलियन तक प्रॉफिट मिल रहा है। Number for medicinal properties. Coral reefs are also known as the medicine chest of the sea. Coral reefs को medicine chest of the sea के नाम से भी जाना जाता है। Some fish that corals attract leave behind some chemical compound that are used in human hospitals. कुछ फिश जो कि कोरल्स अट्रैक्ट करते हैं जिन फिश को ये कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज करते हैं जिन्हें ह्यूमन हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। नंबर 5 प्रोवाइड इंसाइट फॉर मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी से रिलेटेड इंसाइट भी कोरल रीफ्स प्रोवाइड करते हैं। अ न्यू स्टडी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी हैज स्टेटेड दैट कोरल अलोंग द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट प्रोवाइड इंसाइट ऑन द पैटर्न ऑफ द ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पर जो कोरल्स हैं ये मॉनसून के ऑनसेट एंड विड्रॉवल से रिलेटेड पैटर्न को पैटर्न से रिलेटेड इंसाइट्स हमें गिवन करते हैं। वेरियस थ्रेड दैट पुश कोरल्स टू द एक्सटेंट। कोरल्स के बिफोर वेरियस थ्रेड क्या क्या है? ऑल कोरल रीफ्स आर फेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्शंस। 75% of them facing high risk threat. Some of these threats are number one global warming. Due to global warming, ocean waters are becoming more acidic and posing threat to the coral ecosystem. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन वाटर्स मोर एसिडिक हो रहे हैं एंड कोरल इकोसिस्टम के लिए एक थ्रेट पोज कर रहे हैं। Glaciers across the world are melting due to which sea levels are rising, which lead to the coral reefs drowning and not getting enough sunlight, which leads to their slow growth. ग्लेशियर पूरे वर्ल्ड के अंदर मेल्टिंग हो रहे हैं जिससे सी एंड ओशन लेवल राइज हो रहा है। सी एंड ओशन लेवल राइज होने की वजह से कोरल रीफ्स ड्रोनिंग हो रहे हैं। ड्रोनिंग होने की वजह से उन्हें गेटिंग एनफ सनलाइट गेट नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से कोरल्स का ग्रोथ स्लो हो गया है। नंबर 2 राइजिंग मैरीन पोल्यूशन। कोरल रीफ्स नीड एयर एंड स्पेस टू ब्रीथ। ड्यू टू मैरीन पोल्यूशन कोरल बीइंग suffocated and might lose them sooner than we thought. कोरल रीफ्स को ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए, स्पेस चाहिए, बट मैरीन पोल्यूशन की वजह से कोरल सफोकेशन फील कर रहे हैं एंड नेक्स्ट कुछ ईयर में ये लॉस्ट हो सकते हैं। नंबर 4 ओजोन डिप्लेशन। ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन रेडिएशन इज इंक्रीजिंग। द कोरल्स इन शैलो वाटर्स कैन गेट डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। ओजोन डिप्लेशन की वजह से रेडिएशन इंक्रीज हो रहे हैं। शैलो वाटर्स में जो कोरल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नंबर 5 ओशंस स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म एंड हाई पीएच लेवल। ओशन में आने वाले स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म एंड हाई पीएच लेवल भी कोरल्स के लिए सूटेबल नहीं होते। राइज ऑफ स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म हैज लीड टू ओशनिक वेव्स दैट डैमेज एंड ब्रेक द कोरल रीफ। दे माइट इवन ब्रेक कॉलोनीज एंड मेक देम अनसेफ फॉर लिविंग। स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म जो होते हैं ये ओशनिक वेव को लीड करते हैं जिससे कोरल रीफ डैमेज होते हैं, ब्रेक होते हैं। इवन इनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और इनके लिए जो कंडीशंस हैं सूटेबल नहीं है। एज द सी एब्जॉर्ब मोर एंड मोर CO2 द पीएच लेवल इंक्रीज विच लीड टू वीकर कोरल स्केलेटन देयर वल्नरेबिलिटी टू डिसीज एंड डिस्ट्रक्शन बाय स्टॉर्म। जैसे जैसे CO2 एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं इससे पीएच लेवल इंक्रीज होता है और पीएच लेवल इंक्रीज होने से कोरल स्केलेटन वीकर होते हैं। इनकी जो वल्नरेबिलिटी है डिसीज से रिलेटेड एंड डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 6 कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग अकर्स व्हेन द ओशंस गेट वार्मर। कोरल ब्लीचिंग तब होता है जब ओशन वार्म हो जाते हैं। बिकॉज कोरल हैव अ लिमिटेड टेम्परेचर टॉलरेंस दे गेट स्ट्रेस्ड एंड रिलीज अ सिम्बायोटिक एल्गाई इन रिस्पॉन्स। कोरल रीफ जो होते हैं ये लिमिटेड टेम्परेचर टॉलरेंस रखते हैं। ओवर वार्मिंग की वजह से ये एक सिम्बायोटिक एल्गी रिलीज करते हैं। व्हेन दे रन आउट ऑफ द एल्गाई they run out of their life source and hence coast cease to exist। कुछ टाइम के बाद ये
इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता रहा। लॉज प्रोटेक्टिंग द कोरल रीफ ऑफ इंडिया। इंडिया के कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या लॉ है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेक गाइडलाइंस एंड लॉज प्रोटेक्टिंग कोरल रीफ एंड इंश्योर टू फॉलो प्रॉपरली। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कोरल रीफ के प्रोटेक्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टेक केयर ऑफ कोरल्स इन द कोरल रीफ रीजन कम्स अंडर अ प्रोटेक्टेड एरिया। स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी कोरल रीफ के प्रोटेक्शन के लिए इनिशिएटिव टेकिंग करते हैं अगर कोरल रीफ प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन ऑफ 1991। ऑल मैरीन रिसोर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कोस्टल रेगुलेशन जोन ऑफ 1991 which provides protection to all coral reef। इंडिया में 1991 में कोस्टल रेगुलेशन जोन डिक्लेयर किया गया। इसके अंदर ऑल मैरीन रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है इंक्लूडिंग कोरल रीफ। स्पेसिफिक सेक्शन 7(2) of CRZ state that no resorts or hotels are to be made on coral reef। CRZ के सेक्शन 77 के अंदर ये स्टेट किया गया है कि कोरल रीफ्स के आसपास कोई भी रिजॉर्ट्स या कोई भी होटल एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। द माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ कोरल रीफ्स आर ऑल्सो बैंड इन सम स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक पर्पज। कोरल रीफ का माइनिंग एंड क्वेरिंग कुछ स्टेट में बैन किया गया बट साइंटिफिक पर्पज के लिए माइनिंग एंड क्वेरिंग किया जा सकता है। कंक्लूजन। कंजर्वेशन मेथड शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट दीज ब्यूटीफुल पोलिप्स। ब्यूटीफुल कोरल पोलिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन मेथड्स टेकन करने होंगे। लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड एंड इफ नॉट फॉलोड पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड। कोरल पोलिप्स को कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ को स्ट्रिक्टली तरीके से इन्फोर्स करना होगा। अगर पीपल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो स्ट्रिक्ट पेनल्टी इम्पोज करनी होंगी। कोरल रीफ्स डाइवर्स इकोसिस्टम कीप मैरीन लाइफ इन रनिंग। कोरल रीफ का जो डाइवर्स इकोसिस्टम है ये मैरीन लाइफ को रनिंग में कंटिन्यू रखता है। In this lecture, we will discuss what is Lok Adalat, what are alternative disputes resolution (ADR), why ADR crucial for India's courts. According to the National Judicial Data Grid (NJDG), the total number of pending cases in India is 4,57,96,239. In the Supreme Court, the number of pending cases is 81,768, and in the High Courts, it is approximately 62.9 lakh. NJDG के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल पेंडिंग केसेस 4,57,96,239 है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस 81,768 है। वहीं हाई कोर्ट के अंदर ये केसेस 62.9 लाख पेंडिंग केसेस हैं। These delay often result in injustice, encouraging the focus on alternative disputes resolution as a faster, cost-effective, and socially inclusive way to deliver justice. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन का इम्पोर्टेंस इन पेंडेंसी ऑफ केसेस के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है बिकॉज एडीआर कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्टर एंड सोशली इंक्लूसिव वे है जस्टिस डिलीवर करने का। देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन टू स्ट्रेंथन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की नीड है। The India Justice Report 2025 highlights significant challenges in India's justice system, particularly including access, delays, and accountability. India Justice Report 2025 इंडियाज जस्टिस सिस्टम के बिफोर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को हाईलाइट करता है, स्पेशली एक्सेस, डिलेज एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड चैलेंज इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या क्या है? आर्टिकल 39A, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एडीआर इन इंडिया इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 39A व्हिच मैंडेट द स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 के अंदर एडीआर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीपल को इक्वल एंड फ्री लीगल जस्टिस एड प्रोवाइड कराए। सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वेरियस एडीआर प्रोसेस सच एज आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट
are recognized under Section 89 of the Code of Civil Procedure 1908। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग एडीआर प्रोसेस के थ्रू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट, इट मींस लोक अदालत जैसे प्रोविजन किए गए हैं टू रेगुलेट प्रोसेस दीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लॉ। एडीआर के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए इन्हें लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल arbitration and conciliation act 1996, the arbitration act 2021 also mentions the establishment of an Indian arbitration council giving legal backing to arbitration agreement। आर्बिट्रेशन एक्ट 2021 के अंदर एक आर्बिट्रेशन काउंसिल का प्रोविजन किया गया है जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को लीगल बैकिंग गिव करता है। The law fixes a maximum period of 180 days for dispute resolution, ensuring faster justice। डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के लिए 180 डेज का मैक्सिमम पीरियड गिवन किया गया सो दैट फास्टर जस्टिस इंश्योर किया जा सके। हिस्ट्री एंड लीगल स्टेटस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत की क्या हिस्ट्री रही है, इसका लीगल स्टेटस क्या है। हिस्टोरिकल रूट्स, द कंसेप्ट ड्रॉ फ्रॉम एंशिएंट इंडियन विलेज काउंसिल्स लाइक ग्राम पंचायत। लोक अदालत का जो कंसेप्ट है वो एंशिएंट इंडियन विलेज काउंसिल लाइक ग्राम पंचायत से टेकिंग किया गया। फर्स्ट लोक अदालत, फर्स्ट मॉडर्न लोक अदालत वाज हेल्ड इन गुजरात इन 1982। फर्स्ट मॉडर्न लोक अदालत गुजरात में 1982 में एस्टेब्लिश किया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस, लोक अदालत गेट स्टैट्यूटरी बैकिंग अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 व्हिच केम इनटू फोर्स इन 1995। लोक अदालत को स्टैट्यूटरी बैकिंग जो मिला हुआ है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 से मिला हुआ है। 1995 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट इंडिया में पास हुआ। ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी, द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड लीगल अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग लोक अदालत। इंडिया में लोक अदालत को कंडक्ट करने के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। की फीचर्स ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत के की फीचर्स क्या क्या है। स्टैट्यूटरी अवार्ड, द अवार्ड अवार्ड मीन्स डिसीजन पास्ड बाय लोक अदालत इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड इज कंसिडर्ड अ सिविल कोर्ट डिग्री। लोक अदालत के द्वारा जो भी डिसीजन पास किया जाता है वो लीगली बाइंडिंग होता है बोथ पार्टीज पर एंड सिविल कोर्ट डिग्री के तौर पर कंसिडर किया जाता है। नो अपील, नो अपील कैन बी डन बिफोर एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड इंश्योरिंग द फाइनलिटी ऑफ द रेजोल्यूशन। लोक अदालत के द्वारा गिवन किए डिसीजन को एनी कोर्ट के बिफोर या किसी भी कोर्ट के बिफोर इसके अवार्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इससे रेजोल्यूशन की फाइनलिटी को इंश्योर किया गया है। नो कोर्ट फी, देयर आर नो कोर्ट फी फॉर फाइलिंग अ केस। इफ अ कोर्ट फी वाज ऑलरेडी पेड इट इज रिफंडेबल इफ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड। लोक अदालत के अंदर फाइल किए गए केस का कोई कोर्ट फी नहीं होता है। अगर ऑलरेडी कोई फी पेड किया जा चुका है डिस्प्यूट्स सेटल के बाद उसको रिफंड किया जाता है। प्रोसीजर फ्लेक्सिबिलिटी, द प्रोसीजर आर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल विदाउट द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ। लोक अदालत का जो भी प्रोसीडिंग्स होता है वो इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल होता है। कोई यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ में स्ट्रिक्ट एप्लीकेशंस नहीं होते। jurisdiction and composition of lok adalats, jurisdiction, lok adalat can deal with cases that are pending in a regular court at a pre-litigation stage, meaning they have not been filed in the yet। लोक अदालत के अंदर कुछ ऐसे केसेस यहाँ पर डील किए जाते हैं जो कि रेगुलर कोर्ट में पेंडिंग है एंड प्री लिटिगेशन स्टेज में है। टाइप्स ऑफ केसेस, दे कवर अ वाइड रेंज ऑफ सिविल एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स, बैंक रिकवरी केसेस। लोक अदालत के अंदर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कवर किए जाते हैं सच एज मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स, बैंक रिकवरी केसेस। एक्सक्लूडेड केसेस, कौन कौन से केसेस लोक अदालत के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। केसेस ऑफ नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस कैन नॉट बी रेफर टू द लोक अदालत। नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस को लोक अदालत के अंदर रेफर नहीं किया जा सकता। कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत,
A लोक अदालत पैनल कंसिस्ट ऑफ अ सिटिंग और अ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, अ लॉयर एंड सोशल वर्कर। लोक अदालत पैनल जो होता है वो सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, लॉयर एंड सोशल वर्कर के द्वारा कंसिस्ट हो सकता है। इट मीन्स इसमें मेनली 3 मेंबर हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लोक अदालत। इंडिया में लोक अदालत कितने टाइप का होता है? नंबर ऑफ परमानेंट लोक अदालत। दीज आर परमानेंट बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। परमानेंट लोक अदालत परमानेंट बॉडीज होती हैं जो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर एस्टेब्लिश की गई हैं। इट डील विद केसेस रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड केसेस को डील करता है। अनलाइक रेगुलर लोक अदालत, they can decide a case on merit if the parties fail to reach a compromise। लोक रेगुलर लोक अदालत से डिफरेंट परमानेंट लोक अदालत केसेस को मेरिट बेस पर डिसाइड कर सकती है। इफ द पार्टीज फेल टू रीच अ कंप्रोमाइज, अगर पार्टीज कंप्रोमाइज नहीं कर पाती है देन मेरिट बेस पर वो डिसाइड कर सकती है। नंबर ऑफ नेशनल लोक अदालत हेल्ड नेशन वाइड ऑन अ सिंगल डे एंड कंडक्ट साइमल्टेनियसली इन ऑल कोर्ट्स। नेशनल लोक अदालत नेशन वाइड किसी सिंगल डे पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड साइमल्टेनियसली ऑल कोर्ट के अंदर ये कंडक्ट की जाती हैं। फोकस ऑन सेटलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस को सेटल करने के लिए इसके मेन फोकस होते हैं। नंबर 3 मोबाइल लोक अदालत। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन रूरल और रिमोट एरियाज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एट द डोर स्टेप ऑफ द पब्लिक। मोबाइल लोक अदालत जो होती है वो रूरल एंड रिमोट एरियाज में ऑर्गेनाइज की जाती हैं सो दैट डिस्प्यूट्स को लोकल लेवल पर ही एड्रेस किया जा सके। सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं एंड इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। सिग्निफिकेंस, रिड्यूस जुडिशियल बैकलॉग। लोक अदालत हेल्प इन डिकंजेस्टिंग द हैवी पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द जुडिशरी। लोक अदालत जुडिशरी में जो हैवी पेंडेंसी है अ, उसको डिकंजेस्टिंग करने में हेल्प कर रहा है। एक्सेसिबल जस्टिस, these offer an accessible, economical and speedy dispute resolution mechanism especially for the weaker sections of the society। लोक अदालत weaker sections of the society के people के लिए accessible, economical and speedy dispute resolution mechanism के तौर पर वर्क कर रहा है। promote harmony, लोक अदालत accuses on reconciliation and compromise विच हेल्प मेंटेन सोशल हार्मोनी। यहाँ पर ये ऑक्यूज से लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर फोकस होना चाहिए। लोक अदालत रिकंसिलिएशन एंड कंप्रोमाइज पर फोकस करता है सो दैट सोशल हार्मोनी को मेंटेन किया जा सके। लिमिटेशंस ऑफ लोक अदालत, conciliatory role, the लोक अदालत encourage parties to reach a compromise which can fail if parties are unwilling। लोक अदालत पीपल को कंप्रोमाइज तक रीच होने के लिए एनकरेज करता है। पार्टी अगर अनविलिंग है देन लोक अदालत का जो ये ऑब्जेक्टिव है ये फेल हो सकता है। लैक ऑफ कोहेजन, द प्रोसेस इज वॉलंटरी एंड अ लोक अदालत कैन नॉट कंपेल पार्टीज टू पार्टिसिपेट। लोक अदालत में जो रिकंसिलिएशन किया जाता है ये प्रोसेस वॉलंटरी है एंड लोक अदालत पार्टीज को पार्टिसिपेट करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स इश्यूज, इट may not be suitable for highly complex cases which require judicial interpretation and a full trial। लोक अदालत हाईली कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए सुटेबल नहीं है जहां पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड अ फुल ट्रायल की रिक्वायर होती है, वहां पर लोक अदालत सुटेबल नहीं होते हैं। व्हाई इज स्ट्रेंथनिंग एडीआर क्रूशियल, एडीआर को स्ट्रेंथन करना इंडिया में क्यों इम्पोर्टेंट है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, mediation is a tool for social change where social norms are brought in line with constitutional values through the exchange of views and flow of information। डीवाई चंद्रचूड़ के अकॉर्डिंग मीडिएशन सोशल चेंज लाने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है। यहाँ पर सोशल नॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ हमें ब्रॉड करने होते हैं और एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉल्यूशंस गिवन थ्रू इनवैल्यूएबल डिस्कशंस ड्यूरिंग मीडिएशन इंश्योर ट्रू जस्टिस फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑन देयर टर्म्स।
अगर इनवैल्यूएबल डिस्कशंस जो किए जाते हैं मीडिएशन के ड्यूरिंग, इस तरह से सॉल्यूशन अगर क्रिएट किए जाते हैं सोसाइटी के लिए, देन ये ट्रू जस्टिस को इंश्योर कर सकता है। सॉल्यूशंस गिवन इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टूड प्रोटेक्ट देयर सेंटिमेंट। पीपल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर उनके लैंग्वेज में गिवन किया जाएगा, देन पीपल के सेंटिमेंट को इसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सकता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन एजुकेशन, हाउ इट इज यूज्ड? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन में क्या रोल है और किस तरह से इसका आज यूज किया जा रहा है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस आर्टिकल के अंदर करेंगे। ChatGPT, NVIDIA, and other global business giants are investing heavily in AI in India. India AI mission aiming to build an ecosystem for trusted and inclusive AI. Teachers and students use AI tools, but ethical dilemmas and the digital divide challenge meaningful classroom interaction. चैट जीपीटी एंड अदर ग्लोबल बिजनेस जाइंट इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया में इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया सो दैट इंडिया के अंदर एक इकोसिस्टम बिल्ड किया जा सके। आज टीचर्स एंड स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट मीन्स एआई टूल का यूज कर रहे हैं, बट कुछ एथिकल डायलेमाज एंड डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड चैलेंज उनके बिफोर प्रिवेल हैं। हाउ इज एआई ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस इन इंडियन क्लासरूम? इस आर्टिकल के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आज टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एआई इन एजुकेशन। एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या बेनिफिट हैं फॉर स्टूडेंट? नंबर ऑफ पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एआई कैन एनालाइज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड लर्निंग स्टाइल टू क्रिएट कस्टमाइज्ड लर्निंग पाथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट के परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस को एनालाइज कर सकता है एंड कस्टमाइज लर्निंग पाथ के लिए एक यहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। Number of intelligent tutoring. AI-powered system can provide personalized support, feedback, and interactive experience to help student. AI-powered system स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट, फीडबैक एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 3, enhanced accessibility. AI tool like speech recognition and text to speech can assist student with disabilities, making education more inclusive. AI टूल्स के अंदर जो स्पीच रिकॉग्निशन होता है एंड टेक्स्ट टू स्पीच जो ऑप्शन होता है, ये डिसेबल स्टूडेंट के लिए असिस्ट कर सकता है और इसके थ्रू एजुकेशन को मोर इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। Number 4, engaging content. AI can be used to generate smart, engaging learning materials such as summarize, quizzes, and digital textbook. AI स्मार्ट एंगेजिंग लर्निंग मटेरियल्स जनरेट कर सकता है, सच एज समराइज, क्विज़ेस एंड डिजिटल टेक्स्ट बुक ये जनरेट कर सकता है। नंबर 5, टाइमली फीडबैक। एआई कैन ऑफर इमीडिएट फीडबैक ऑन असाइनमेंट्स, हेल्पिंग स्टूडेंट आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट मोर क्विकली देन ट्रेडिशनल मेथड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असाइनमेंट पर इमीडिएट फीडबैक ऑफर कर सकता है और स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए मोर एरियाज में हेल्प कर सकता है। फॉर एजुकेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एआई का किस तरह से एजुकेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिग्निफिकेंस है? नंबर ऑफ ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। एआई कैन ऑटोमेट टाइम कंज्यूमिंग टास्क लाइक अटेंडेंस tracking, grading, and scheduling, free up teachers to focus on more impactful activities like lesson planning and student engagement. Artificial intelligence ऑटोमेट टाइम कंज्यूमिंग टास्क को इट मीन्स यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम कंज्यूमिंग टास्क को ऑटोमेट कर सकता है, लाइक अटेंडेंस ट्रैकिंग, ग्रेडिंग एंड शेड्यूलिंग से रिलेटेड टास्क को ये ऑटोमेट कर सकता है। इसकी वजह से टीचर्स मोर इम्पैक्टफुल एक्टिविटीज पर फोकस कर सकते हैं, सच एज लेसन प्लानिंग, स्टूडेंट एंगेजमेंट। Number of actionable insights. AI-driven analytics can help teachers and administrators to identify patterns and trends in school performance, informing instructional strategies and policy decisions. Artificial intelligence
टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों के लिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी डिसीजंस मेकिंग करने में रोल प्ले कर सकता है। नंबर 3, एनहांस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। AI can support the professional growth of teachers by recommending personalized resource and courses. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर्स के प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर सकता है। चैलेंजेस एंड कंसर्न रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या कंसर्न है। नंबर 1, एथिकल कंसर्न एंड biases. AI algorithms can sometimes inherit biases present in the data they are trained on, which can affect the leading experience and which can affect the learning experience and outcomes for certain student focus groups. आर्टिफिशियल एल्गोरिथम कुछ biases जिस डाटा पर इन्हें ट्रेन किया गया उससे रिलेटेड कुछ biases शो हो सकते हैं जो कि लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के आउटकम्स को अफेक्ट कर सकता है। नंबर 2, डाटा प्राइवेसी। द यूज ऑफ AI इन एजुकेशन इन्वॉल्व कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट डाटा, रेजिंग कंसर्न अबाउट डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह से आज यूज किया जा रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट डाटा कलेक्ट किया जाता है, इससे डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न रेज होते हैं। नंबर 3, डिक्लाइन इन क्रिटिकल थिंकिंग। ओवर रिलायंस ऑन AI कैन पोटेंशियली रिड्यूस स्टूडेंट्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ओवर रिलायंस स्टूडेंट की एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को पोटेंशियली अफेक्ट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। नंबर 4, डिजिटल डिवाइड। Access to necessary technologies and infrastructure for AI-powered tool may be limited, lead to inequalities between students. AI-powered tools के इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक एंड AI से रिलेटेड नेसेसरी टेक्नोलॉजी तक एक्सेस की इनेबिलिटी ये स्टूडेंट के बीच में इनइक्वालिटी लीड कर सकती है। नंबर 5, टीचर ट्रेनिंग। Effective integration of AI in education require comprehensive training for educators to ensure they can use the tools effectively and ethically. एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इफेक्टिव इंटीग्रेशन के लिए कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग गिवन करना होगा एजुकेटर्स को सो दैट वो AI टूल्स का इफेक्टिवली एंड एथिकल तरीके से यूज कर सकें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। नंबर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 promote integrating AI into the curriculum to various educational level। वेरियस एजुकेशनल लेवल के करिकुलम में AI के इंटीग्रेशन को NEP 2020 के अंदर प्रमोट किया गया है। नंबर 2, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक द इंडिया AI मिशन डेमोन्स्ट्रेट द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एडवांसिंग AI एडॉप्शन इंक्लूडिंग इन एजुकेशन। इंडिया के अंदर इंडिया AI मिशन लॉन्च किया गया जो कि AI एडॉप्शन को एडवांस करने के लिए गवर्नमेंट के कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। कंक्लूजन, रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन। द नीड फॉर एथिकल गाइडलाइंस एंड बैलेंस्ड रेगुलेशन इज क्रूशियल to maximize the benefit of AI while mitigating its risk। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एथिकल गाइडलाइंस एंड बैलेंस रेगुलेशन की नीड है। प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। AI is enhancing future job skill requirement, making it crucial for education to adopt and foster adaptability and problem solving skill in student। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर जॉब स्किल रिक्वायरमेंट को चेंज कर रहा है। In this lecture, we will discuss about Konkan 2025. Konkan is India-UK naval exercise which will begins off western coast. Why news? Indian Navy and Royal Navy of United Kingdom command exercise Konkan in the Western Indian Ocean। इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ यूके ने वेस्टर्न इंडियन ओशन में कोंकण एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज कोंकण इज एन एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कोंकण एक एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। की फैक्ट्स अबाउट एक्सरसाइज कोंकण। कोंकण एक्सरसाइज से रिलेटेड की फैक्ट्स क्या क्या हैं। पार्टिसिपेंट, द नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूके। इंडिया और यूके के नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ऑब्जेक्टिव, टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी, promote mutual understanding and share best practices between the two navies।
इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो दोनों कंट्री के नेवीज के बिटवीन इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इट रिफ्लेक्ट द शेयर्ड कमिटमेंट ऑफ बोथ नेशंस टू इंश्योरिंग सिक्योर ओपन एंड फ्री सीज। सिक्योर ओपन एंड फ्री सी को इंश्योर करने के लिए दोनों नेशंस के शेयर्ड कमिटमेंट को ये रिफ्लेक्ट करता है। फॉर्मेट द एक्सरसाइज इज हेल्ड इन टू फेजेज। कोंकण एक्सरसाइज टू फेजेज में कंडक्ट कराया जाता है। नंबर वन, हार्बर फेज इंक्लूड प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शंस, कल्चरल इवेंट्स एंड एक्सपर्ट एक्सचेंज। हार्बर फेज जो होता है इसमें दोनों कंट्रीज के बिटवीन प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं एंड कुछ एक्सपर्ट एक्सचेंज इसके अंडर कराए जाते हैं। नंबर टू, सी फेज involve complex maritime drills covering all domains of naval operations including air, surface and subsurface warfare। सी फेज के अंदर कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम ड्रिल्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसके अंदर नवल ऑपरेशंस, एयर, सरफेस एंड सब सरफेस वॉरफेयर इसमें इंक्लूड होते हैं। एवोल्यूशन द एक्सरसाइज बिगन इन 2004 हैज ग्रोन इन स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ओवर द ईयर्स। कोंकण एक्सरसाइज 2004 में स्टार्ट किया गया था एंड इसका स्केल ओवर द ईयर्स इंक्रीज हुआ है। Konkan 2025, the latest edition Konkan 2025 was a significant milestone that highlighted the exercise importance। 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन स्टार्ट हुआ है ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रखता है बिकॉज ये एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। हिस्टोरिक कोलैबोरेशन, ये जो कोलैबोरेशन इस ईयर हुआ है ये हिस्टोरिक क्यों है? इट वाज द फर्स्ट एवर एक्सरसाइज ऑफ टू फीचर फुल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बोथ from both nations, led by India's indigenous aircraft carrier INS Vikrant and UK's HMS Prince of Wales। 2025 कोंकण एक्सरसाइज में इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत एंड यूके का एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स को इंक्लूड किया गया है। वेन्यू कंडक्टेड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया यूके विजन 2025, इट डेमोन्स्ट्रेट द कमिटमेंट टू द इंडिया यूके विजन 2025 एंड स्ट्रेंथन द कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। इंडिया यूके विजन 2025 के कमिटमेंट को कोंकण एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करता है और कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू नेशंस को ये स्ट्रेंथन करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदर एक्सरसाइजेस आफ्टर कोंकण 2025, द यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेपरेट एक्सरसाइज विद द इंडियन एयरफोर्स। कोंकण 25 के बाद यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक अदर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। So thanks for watching this video।